हाले दिल छुपा रही होगी, हाले दिल छुपा रही होगी, होंठ दांतों से दबा रही होगी, फिर मेरा जिक्र आ गया होगा, फिर मेरा जिक्र आ गया होगा, रुख से पर्दा हटा रही होगी। क्या बात है। सभी सुधीजनों को प्रणाम। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ काव्य संध्या कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग में, जो एक संयुक्त प्रयास है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग एंड वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा का। पिछले करीब 3-4 महीने से हम हर रविवार मिल रहे हैं और कविताओं पर चर्चा होती है, कविताएं होती हैं, जिसमें अध्यक्षता करते हैं साहित्य के पुरोधा डॉक्टर रामदरस मिश्र जी और इसका संचालन है ओम निश्चल जी के हाथों में। एक ऐसे संचालक, एक ऐसे साहित्य प्रेमी जिनके हाथों में संचालन की पदभार देना कार्यक्रम की सफलता की गारंटी बन जाता है, ऐसे संचालक और अध्यक्ष गुरुवर रामदरस मिश्र जी के चरणों में एक छोटी सी गजल प्रस्तुत करता हूं। जी जी, स्वागत। हाले दिल सबसे छुपाया जाए, हाले दिल सबसे छुपाया जाए, हम अगर हमको तो बताया जाए, एक बच्चा मेले में बिछड़ गया यारो, एक बच्चा मेले में बिछड़ गया यारो, चलो अब उसे घर पहुंचाया जाए। वो जिन्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है, वो जिन्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है, दिल को उनसे कुछ और छुपाया जाए। वो पर कटा परिंदा, वो पर कटा परिंदा गिरा आसमां से, वो पर कटा परिंदा गिरा आसमां से, अब उसे और न सताया जाए। वाह वाह। वो प्यार प्यार कैसे है भला, वो प्यार प्यार कैसे है भला, बेबस जिसे कहकर जताया जाए, बेबस जिसे कहकर जताया जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय ओम निश्चल जी को कि वे संचालन की पदभार अपने हाथों में लें और काव्य संध्या नामक इस नौका को आज के पड़ाव तक लेकर चले। आदरणीय ओम निश्चल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी। रविशंकर जी गजलों के एक समर्पित हस्ताक्षर हैं। गजल की हमारी जो परंपरा है, जो कविता की सूत्र वाक्यों की या अशार की परंपरा है, जिसमें कि एक शेर में ही ऐसी चीजें उपनिबद्ध होती हैं कि उनके बारे में क्या कहा जाए। एक तरह से एक शेर में जैसे काव्य का पूरा सुख उपस्थित कर देते हैं। आज के इस कार्यक्रम कविता के रंग प्रोफेसर रामदरस मिश्र के संग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। हिंदी के जाने माने लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय सरस्वती मिश्र जी इस काव्य संध्या में शिरकत कर रहे हैं। उनके सानिध्य में आज अपनी कविताओं के साथ उपस्थित होंगे दिल्ली से हमारे वरिष्ठ कवि श्री रणवीर दिनेश जी, मुंबई और लखनऊ से सुपरिचित कवयित्री डॉक्टर भारती सिंह जी, और पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश से सुधी कवयित्री जमुना बीनी जी, और बांसुरी पर मंगल ध्वनि होगी डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम की अवधारणा से प्रारंभ से ही जुड़े हैं। इस बीच हमारे मित्र इंदु प्रकाश जी, जो पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं लखनऊ में, इन्होंने ज्वाइन किया है। रणवीर दिनेश, जो मेरे सहपाठी रहे हैं लखनऊ के और मुरादाबाद के रहने वाले हैं, दिल्ली से ज्वाइन किया है। जमुना बीनी जी की प्रतीक्षा है कि जैसे वहां पर हवाएं स्थिर होंगी तो यहां दिखाई देंगी। तो इस तरह से हमारे जो कवियों का समवाय है, जिसमें रणवीर दिनेश है, भारती सिंह जी हैं, जमुना बीनी है, इस तरह से आप देखें कि रणवीर दिनेश यहाँ दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं और भारती सिंह जी लखनऊ, जो कि एक संस्कृति और कला की एक राजधानी है, तहजीब अदब का एक केंद्र है, वहां से हैं। पूर्वोत्तर से जुड़ रही हैं अपनी कविता के जरिए जमुना बीनी जी। तो एक तरह का हमारे काव्य में भी वैविध्य का स्वाद छिपा है।
और इसी वैविध्य के आस्वाद के लिए ये काव्य संध्या जानी जाती है। इसलिए भी जानी जाती है कि इसमें इसकी अध्यक्षता कहें या इसमें सानिध्य कहें, हिंदी विश्व के सबसे बड़े हस्ताक्षर, हिंदी के जाने माने लेखक रामदरस जी इसे सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और कवियों से संवाद करते हैं और अपनी सुनाते ही इस तरह से रचनात्मक सक्रियता का दुतरफा वातावरण यहां बनता है। आज के इस कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर स्मिता मिश्री कर रही हैं, इसका वेब संपादन, वेब संयोजन कर रहे हैं रविशंकर जी। और एक बार फिर आप सभी लोगों का इस काव्य संध्या में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यद्यपि अभी अगर जमुना बीनी जी हमारे बीच में हैं, तो मैं तो चाहता था इस कार्यक्रम की शुरुआत उनसे होती, लेकिन बहरहाल हम प्रतीक्षा करते हैं और आज के मंगल ध्वनि के लिए मैं डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल का आह्वान करता हूं कि वे अपनी किसी लोकप्रिय धुन के साथ आज की इस काव्य संध्या का शुभारंभ करें। डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल, मंगल ध्वनि। जी, गुरुवर रामदरस मिश्र जी को सादर प्रणाम, माता जी को प्रणाम, आप सभी को सादर प्रणाम। सावन जा चुका है, भाद्र पक्ष चल रहा है और विरहणी की जो पीड़ा है इस समय चरम पर हो सकती है। तो किसी की पीड़ा को, अंतिम जन को या किसी को समझना, मेरे ख्याल से उससे बड़ा मंगल ध्वनि क्या होगी, उससे बड़ी मंगल ध्वनि क्या होगी। धन्यवाद। तो एक राग पीलू में ही एक छोटी सी धुन है कि पपीहरा पी की बोली ना बोल, क्या बात। जो सुनी पई है विरहा की मारी, जो सुन पई है विरहा की मारी, ते हैं पंख मरोड़ पपीहरा। बांसुरी कैसे गाती है? पपीहरा पी की बोली ना बोल। राग पीलू है ऐसा, उसकी छाया है।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, वीरणी के चित्त को आपने साक्षात उपस्थित कर दिया है। यही कवि का सुख है, लोक कवि का सुख है, जो लोगों की संवेदना में उतरता आया है और सदियों से वो ये काम कर रहा है, बिना अपना नाम गांव टाके उस रचना पर किसी की पीड़ा को जीना। यही तो शायद कविता का लक्ष्य है और यही हमारे आचार्यों ने लक्षित भी किया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज अभी जमुना बीनी जी ने भी ज्वाइन किया है और वे इस काव्य संध्या में शामिल हो गई हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि अरुणाचल प्रदेश से वे आती है, जहां पर इस समय हवाएं तेज हैं, इंटरनेट को स्थिर होने में समय मिला, लेकिन आप देखें कि बहुत ही नेचुरल नैसर्गिक मुस्कान के साथ वे अभिवादन कर रही है डॉक्टर रामदास जी का, उनकी धर्मपत्नी का और सभी लोगों का जो सदन में उपस्थित है। जमुना बीनी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जमुना बीनी जी, हम आपको बता दें कि हम इस कवि संध्या की शुरुआत, इसका आयोजन रामदास मिश्र जी के साहित्य में करते हैं, जो इस समय हिंदी की दुनिया में वह श्रेष्ठ कवि, लेखक, कथाकार, गद्यकार हैं। और इसकी शुरुआत हम एक मंगल ध्वनि से करते हैं, जो मंगल ध्वनि आपने भी सुनी, वीरणी के लोक चित्त के उद्गार प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और अब चूंकि आप उपस्थित हैं, मेरा बड़ा सबसे पहले उसके कवि चित्त को दिल्ली के होनहार युवा कवयित्रियों में एक जमुना बीनी से मिले। और मैं बताना चाहूंगा अपने कवि मित्रों को, अपने रसज्ञों को, कि कविता के साथ कथा लेखन भी वे करती हैं और पूर्वोत्तर में हिंदी की अलग जगाने वाली वे भाषा की संवाहिका हैं। यूं तो वहां की अपनी बोली बोली जाती है, कुछ आदिवासी बहुल इलाके भी हैं, उनकी अपनी बोली है, उसका अपना व्याकरण है, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी तरह बोलती हैं। इनका व्याकरणिक अनुशासन आप मिलाएं तो किसी भी प्रदेश के व्याकरणिक अनुशासन से बहुत शुद्ध मिलेगा। शुद्ध चित्त इनके काव्य में भी है और उनकी वाक्य रचना में भी है। दो रंग पुरुष मोहन राकेश और गिरीश कर्नाड इस विषय पर उन्होंने शोध किया है। जब आदिवासी गाता है, ये उनका कविता संग्रह है और कहानी संग्रह की घोषणा हुई कि शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। ये सौभाग्य की बात है कि इनकी कविताएं, बड़ी छोटी उम्र है लेकिन इनकी कविताएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमए पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती। इन दिनों वे राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश की हिंदी विभाग में अध्यापिका है। तो जमुना बीनी एक तरह से भारत के उस हिस्से से ताल्लुक रखती है इस हिस्से के बारे में कहा जाता है कि वहां कुछ डिसर्वेंसेस होते हैं, कभी कभी मत मतांतर होते हैं और भारत का हिस्सा होते हुए भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन हमारे बीच जो कवि हैं वे अखंड धरती के कवि होते हैं। उनके लिए कोई चौहद्दी नहीं होती, कोई पूरब नहीं है, कोई पश्चिम नहीं है। वो ब्रेख्त है तो मानवता के गायक हैं, मोन्ताले हैं तो वे मानवता के गायक हैं, वोल्सवेंका है तो वे मानवता के गायक हैं, हमारे केदारनाथ सिंह जी हैं तो मानवता के गायक हैं, रामदरस जी हैं तो मानवता के गायक हैं। और इसी तरह हमारा कवि समाज हिंदी मानवता का गायक होता है, अनुगायक होता है। जमुना बीनी जी उसी कवि परंपरा की एक युवा हस्ताक्षर है जो पूर्वांचल अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। मैं आग्रह करूंगा जमुना बीनी जी से कि वे अपना कविता पाठ आरंभ करें। लगभग 10 या 12 मिनट है, आप 3-4 कविताएं आराम से सुना सकती हैं। अपना माइक मुखर कर लें और अपनी कविताएं सुनाएं। जमुना बीनी जी। नमस्ते और जोहार आप सभी को। जोहार। आवाज शायद स्पष्ट है जी। मैं पाँच बजकर 20 मिनट हो गया था, मैं तब से कोशिश कर रही थी लेकिन हवा काफी यहाँ तेज चल रही है तो उस वजह से कनेक्टिविटी की समस्या आ रही थी, मैं जुड़ नहीं पा रही थी। मैं इसके लिए पुनः मैं क्षमा चाहती हूँ। और सुदूर अरुणाचल प्रदेश से आप सबके प्रति जो लोग अभी अपने अपने घरों पर बैठकर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, एक अभिनंदन कर। और
मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक शुष्का के लिए जाने जाते हैं। इन जैसे कहते हैं कि प्रकृति में अगर सौंदर्य है तो जोखिम भी है और तमाम तरह की कठिनाइयां भी हैं। तो जैसे अभी कनेक्टिविटी की समस्या आ रही तो प्रोग्राम में कितनी इसके कौन मैं क्या हमने करना चाहोगे कि एक बड़ी सीखे अभी के पास निश्चल जी, मैं किन शब्दों में अपना आभार प्रकट करूं? ये मेरे लिए कितनी है कि जी भारती सिंह जी लखनऊ से ताल्लुक रखती हैं, इन दिनों मुंबई में हैं और लखनऊ में एक राजकीय कॉलेज में प्राचार्य हैं। पिता के साहित्यिक संस्कारों में पली हैं। कविता के प्रति विशेष दिलचस्पी उनमें रही है। लोक संस्कृत के बड़ी बड़ी परियोजनाओं में वे शामिल हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि उनके परिवार में भी लोग, उनका बेटा और उनकी बेटी सम्यक और प्रशस्ति दोनों लोग जो है वो कला की दुनिया में है, हिंदी सिनेमा की दुनिया में है, उन धारावाहिकों की दुनिया में है, विज्ञापन फिल्मों की दुनिया में, और अपने कैरियर को एक आकार दे रहे हैं। अपने आप में बहुत स्नेहिल, विदुषी और चूंकि एक राजकीय कॉलेज की प्राचार्य हैं तो अपने संबोधन में भी, अपने संचालन में भी निष्णात हैं। वे कविताएं लिखती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उनकी कविताएं उनके मन में ही जैसे रह जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये उनका पहला मंच है। तो एक शायर याद आता है कि पहली दफा इस शहर में आकर गजल कही, मैंने किसी को सामने पाकर गजल कही। कभी कभी ऐसा होता है कि मंच पर विद्यार्थियों को इतने मौके देने वाली, लेकिन कविताओं के मंच पर अपने को प्रकाशित रहने देते हुए ऐसी ही कवयित्री हैं डॉक्टर भारती सिंह जी। एक इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने अपने कॉलेज में मिशन शक्ति नामक अभियान के अंतर्गत अनेक उन लड़कियों को उच्च तालीम के लिए प्रेरित किया। न केवल प्रेरित किया, सहायता दी, वित्तीय सहायता दी, और उनमें से अनेक लड़कियां अपने मां बाप के न करने के बावजूद अध्ययन के लिए आगे बढ़ी और अनेक विश्वविद्यालयों में अच्छे पदों पर वे उपस्थित हैं। मैंने उनसे व्यक्तिगत बातचीत में उनकी कविताओं पर जानना चाहा तो उनके भीतर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सरोकार उस व्यक्ति से जुड़ते हैं जिसको तालीम की सुविधा नहीं है। वो एकलव्य है इस समाज का जो द्रोणाचार्य से प्रताड़ित है, और इस पूरी परंपरा को जो हमारा मिथक है जिसमें कि एकलव्यों को बहुत आहुतियां देनी पड़ती हैं, तुमने तो आहुतियां दी हैं, होम हुए हैं हम, हमारे एक मित्र कहते हैं। तो इस तरह से उन एकलव्यों की कहानी इन्होंने एक कविता में लिखी है। मैं भारती सिंह जी को, जो कि हमारे मंच पर इस समय बंबई से जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि अपनी कविताओं की मानगी यहां पर रखें। डॉक्टर भारती सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी अपना माइक मुखर कर लें, भारती सिंह जी अपना माइक ऑन कर लें। रणवीर देश जी हमारे पास है, अपने आप में वे एक संस्था है। रणवीर देश मूलतः मुरादाबाद के हैं, जहां के माहेश्वर तिवारी जी रहने वाले हैं।
बहुत दिनों से दिल्ली में रिहाइश है, दिनमान टाइम्स, सरंगासुर और अनेक पत्र पत्रिकाओं में काम किया है। उनके जीवन की भी एक कहानी है, चूंकि वे मुझे बचपन में मिले 17-18 साल में या 16-17 साल में, बीए में पढ़ते थे और तब वे कविताओं से बहुत अनुप्राणित थे। जयशंकर प्रसाद उनके बहुत ही पसंदीदा कवि हुआ करते थे। कोई ऐसा हादसा हुआ उनके जीवन में, ललित हादसा, कि उन्होंने पूरा खंडकाव्य लिख दिया, संविधा। उसके मतलब पूरा उसका जो स्थापत्य है वो जयशंकर प्रसाद के आंसू से मिलता था और उन्होंने मुझे उसे दिया जहां उसकी डिलीवरी करनी थी। और मैं भी, कहते हैं कि जिंदगी के डाकिये को सब पता है दोस्तों, कितना मुश्किल मेरे घर का रास्ता है दोस्तों, लेकिन मैंने वो संविधा खंडकाव्य जिसे समर्पित होना था उसे किया। अब संविधा जब खंडकाव्य का नाम है तो जाहिर है कि उस संविधा का क्या हश्र हुआ होगा, लेकिन मेरा कहना है ये कि कवि मन जो न करे। इनका फिल्म नगरी मुंबई से भी वास्ता रहा, दिल्ली से आते जाते रहे, एक गाड़ी से जाते थे, दूसरी गाड़ी से लौट आते थे, किसी के लिए गीत लिखते थे, किसी के लिए संवाद लिखते थे। मैं इनका नाम देखा करता था कभी स्क्रीन पर आएगा कि नहीं, स्क्रीन पर इनका नाम ही नहीं दिखता था। तबीयत से बहुत ही मस्त मौला, लेकिन इनके चौपदे इतने संक्रामक। पास में पूंजी भले नहीं रही मित्र के, लेकिन प्यार की पूंजी इनके पास हमेशा रही है। और दिनेश जी के चेहरे पर आप देख रहे हैं कि ये खाटी राजपूत है, लेकिन खुशहाली का उजाला इनके चेहरे पर जो है वो दिखता है। और हम तो असल में इनके उन चौपदों के मुरीद हैं जो चौपदे मैंने लखनऊ में रहते हुए और बाद में दिल्ली में रहते हुए मैंने पढ़े। मुंह सब्र नहीं कर पा रहा हूं, अभी इनकी आवाज बिल्कुल गुर्राती हुई आएगी, अशार के साथ ही और चौपदों के साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं। लेकिन जरा देखें इन चौपदों का स्थापत्य देखें। लिखते हैं कि फिर गुलामी की बहाली कर रही है, भीड़ लोगों की जुगाली कर रही है, हो गया मूक न्यायालय कुबेरों ने खरीदे, न्याय की पोथी दलाली कर रही है। फिर गुलामी की बहाली कर रही है, भीड़ लोगों की जुगाली कर रही है, मूक न्यायालय कुबेरों ने खरीदे, न्याय की पोथी दलाली कर रही है। एक इनका और मुक्तक इसके बाद फिरने में आने को कहता हूं। शहर के नामान निगारों को पता है, डॉक्टर साहब, शहर के नामान निगारों को पता है कौन कातिल है, हजारों को पता है, राजपथ के राजदारों को पता है, वो सियासत की हिफाजत में रहेगा, राजपथ के राजदारों को पता है। तो ये इस तरह से जो चौपदों की भाषा है और कविता की भाषा, इन दिनों को ये कविता के फॉर्मेट में रोज लिखते हैं, लेकिन इनके चौपदों का जो संक्रामक शक्ति है, जो सम्मोहन है, आज भी मेरे दिल में है। मैं रणवीर दिनेश से कहता हूं कि अपना माइक मुखर करें और डॉक्टर मिश्र के चरणों में और सभी इस पूरे कवि सदन में अपने चौपदों से, अपनी कविताओं से, अपने उस मिजाज से, कवि का खाटी मिजाज है, रणवीर दिनेश, स्वागत। ओम, आवाज आ रही मैंने? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। सबसे पहले हम सबकी ओर से रामधरस जी को सादर चरण स्पर्श, क्योंकि हमने रामधरस जी को, उनको शायद याद हो, तारिका में या धर्मयुग में उनकी गजलें 80 में 79-80 में पढ़ी है और बहुत सीखा है। और बाकी ओम, आपने जो बातें कही, जिंदगी अपने आप में एक किताब है, जिंदगी अपने आप में एक हादसा है, और जो जिंदगी देती है वही हम लिख देते हैं। वो चाहे मुक्तक की शक्ल में हो, चाहे वो फ्री वर्स की शक्ल में हो या कुछ भी हो। लेकिन मैं, आपने जुगाली और दलाली सब कर दिया, लेकिन मैं कुछ एक दो छोटी छोटी प्रेम कविताओं से शुरू करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मीठा फिर तीखा। हाँ बिल्कुल। एक छोटी सी कविता है, सुनो मैंने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। सुनो मैंने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई, दरअसल तुम मेरे साथ रहो सपने में ही सही, ये किसी को मंजूर नहीं, नींद को भी नहीं। और एक छोटी सी दूसरी कविता सुना दूं, फिर मैं मुक्तक सुनाऊंगा जी। ये एक इमेजरी है, हालांकि बाढ़ बहुत दुखदाई होती है, लेकिन एक
प्रेम की कविता लिखने वाला कवि उसमें भी एक प्रेम की घटनाओं को ही देखता है। जी जी। इसका नाम ही रखा मैंने बाण। और पुल ने नदी से कहा, तुम चरणों की दासी हो, अर्धांगिनी कब बनोगी? पुल ने नदी से कहा, तुम चरणों की दासी हो, अर्धांगिनी कब बनोगी? नदी को बरसात का बहाना मिल। अब आप इजाजत दें तो इसमें असल में अब मेरी आवाज आ रही है ना? बहुत अच्छी तरह। अच्छा ठीक है, मुझे कभी कभी लगता है कि आवाज महफिल में आप ही की आवाज आ रही है। अच्छा जी। क्योंकि आपका रिएक्शन देख रहा हूँ और शहनाज जी अभी आगे जुड़ गई हैं, इनका रिएक्शन देख रहा हूँ और तो रिएक्शन से आ नहीं रहे, है ना? जी जी। मैं पहले एक दो मुक्तक सुनाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। और रामदास जी का विशेष करके आशीर्वाद लूंगा। जी जी जी। एक बच्चा आज भी शैतानियों में, एक बच्चा आज भी शैतानियों में, नाव कागज की चलाता पानियों में। एक बच्चा आज भी शैतानियों में, एक बच्चा आज भी शैतानियों में, नाव कागज की चलाता पानियों में। आप अपने जिस्म में ढूंढे मिलेगा, वो छुपा है आपकी नादानियों। वाह वाह वाह, वो छुपा है आपकी नादानियों। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत इसलिए हर ज्ञानी ध्यानी को कुछ नादान तो रहना ही चाहिए। जी जी जी। एक और मुक्तक है, हाँ। शब्द की परछाइयां जिंदा रहेंगी, शब्द की परछाइयां जिंदा रहेंगी, प्यार की गहराइयां जिंदा रहेंगी। शब्द की परछाइयां जिंदा रहेंगी, प्यार की गहराइयां जिंदा रहेंगी, छूट जाएंगे सभी अपने पराए, आपकी तन्हाइयां जिंदा रहेंगी। वाह 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 वाह। अरे भाई, फूल से हंसते हुए चेहरे कहाँ है, वो भी सुना दे। मैंने वो नोट करके रखी है जो सुनाने हैं। अभी आप देखा चेहरा तो आगे सुनाता हूँ। फूल से हंसते हुए चेहरे कहाँ है, दूध वाली वो नदी नहरें कहाँ है, दूध वाली वो नदी नहरें कहाँ है, फूल से हंसते हुए चेहरे कहाँ है। हाँ, फूल से हंसते हुए चेहरे कहाँ है, दूध वाली वो नदी नहरें कहाँ है। देश की मायूस ऋतुएं पूछती हैं, काफिले मधुमास के ठहरे कहाँ है। देश की मायूस ऋतुएं पूछती हैं, काफिले मधुमास के ठहरे कहाँ है। बहुत खूब भाई, बहुत खूब बेटी। अच्छा, एक और सुनिए, एक अच्छा मुक्तक है। उस तरफ कालिक उगलती चिमनियां है, इस तरफ कालिक समेटे झुग्गियां है। क्या बात है। उस तरफ कालिक उगलती चिमनियां है, इस तरफ कालिक समेटे झुग्गियां है। उस तरफ है रानियां जमहूरियत की, इस तरफ जमहूरियत की दासियां है। क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है रानियां जमहूरियत की, इस तरफ जमहूरियत की दासियां है। जो अंधेरा आपके पीछे खड़ा है, जो अंधेरा आग के पीछे खड़ा है, वो अंधेरा आग से भरसक लड़ा है। उस अंधेरे का लड़ाकूपन यही है, आग को हर कोर से उसने पढ़ा है। उस अंधेरे का लड़ाकूपन यही है, आग को हर कोर से उसने पढ़ा है। अब एक मुक्तक और सुनाता हूँ, सुनाते जाइए बस। रात पूनम की कभी दंगा करेगी, रात पूनम की कभी दंगा करेगी। वाह, इसको समझिए, इमीडिएटली समझिए जी। कहाँ देखा मैंने, रात पूनम की कभी दंगा करेगी, रात पूनम की कभी दंगा करेगी, इस तरह बदनाम ये गंगा करेगी। आए हाय हाय। रात पूनम की कभी दंगा करेगी, इस तरह बदनाम ये गंगा करेगी। चांदनी को मुखबरी का दंड देना, चांदनी को मुखबरी का दंड देना, झोपड़ों में कूद कर रंगा करेगी। क्या बात है। चांदनी को मुखबरी का दंड देना, झोपड़ों में कूद कर रंगा करेगी। और एक और सुनाता हूँ, ये पॉलिटिकल है, बिल्कुल शुद्ध पॉलिटिकल है। आज के अखबार की पहली खबर है, आज के अखबार की पहली खबर है, आज के अखबार की पहली खबर है,
राजशाही खबर है, राजशाही इस खबर से बेखबर है। एक बच्चा राजपथ पर हंस रहा है। और उसके साथ ये सारा शहर है। भीड़ की भाषा बहुत गड़बड़ नहीं है। भीड़ की भाषा बहुत गड़बड़ नहीं है। गुमशुदा सैलाब है, अंधड़ नहीं है। भीड़ की भाषा बहुत गड़बड़ नहीं है। गुमशुदा सैलाब है, अंधड़ नहीं है। जुल्म का इतिहास उसने पढ़ लिया है। जुल्म का इतिहास उसने पढ़ लिया है। भीड़ बुज़दिल है मगर अनपढ़ नहीं है। भीड़ बुज़दिल है मगर अनपढ़ नहीं है। बहुत अच्छा। इसी का सानी लगाता हूँ। इसको मिसराई उला मान लीजिए। इस मिसराई तो मिसराई सानी सुनिए आप। जी, सिंबॉलिक है जी। इस तरह उस सुबह को मोड़ा गया था। इस तरह उस सुबह को मोड़ा गया था। एक घर के सामने छोड़ा गया था। इस तरह उस सुबह को मोड़ा गया था। एक घर के सामने छोड़ा गया था। बस्तियों में दूर तक कालिक बिछी थी जब महल में नारियल फोड़ा गया था। वाह भाई वाह वाह। एक मिनट। अच्छा, इसकी जबकि रणवीर जी सुना रहे हैं, भारतीय समय को एक बार बंद करके फिर ज्वाइन करें, शायद हो जाए। तो मोबाइल भी खुला हुआ है और लैपटॉप भी देखें, जिसमें भी फिर बंद करके एक बार ज्वाइन करें, शायद खुल जाए। तब तक रणवीर जी के मुक्तक यहाँ पर भाव से चल रहे हैं। जी, एक मुक्तक और सुनिए। जी जी। बारिशों की रात में रोते रहेंगे। जी। झुग्गियों में लोग यूं सोते रहेंगे। हाँ। बारिशों की रात में रोते रहेंगे। झुग्गियों में लोग यूं सोते रहेंगे। ख्वाब देखेंगे बहुत मजबूत छत का। ख्वाब देखेंगे बहुत मजबूत छत का। उम्र भर इस ख्वाब को ढोते रहेंगे। क्या बात है, क्या मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की पीड़ा आपने कह दी। ख्वाब देखेंगे, क्या है, फिर से एक बार सुनाए रणवीर जी। बारिशों की रात में रोते रहेंगे। झुग्गियों में लोग यूं सोते रहेंगे। ख्वाब देखेंगे बहुत मजबूत छत का। उम्र भर इस ख्वाब को ढोते रहेंगे। क्या बात, क्या बात। अब ये तो यथास्थिति सुना दी। अब इसका जवाब सुन लीजिए। जी 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 जी। बारिशों की रात है, छप्पर नहीं है। अच्छा, मेरी तरफ से समाधान है। छप्पर बारिशों की रात है, छप्पर नहीं है। इस नगर में बरगदों का घर नहीं है। जिंदगी उसकी गुलामी में कटेगी। जिंदगी उसकी गरीबी में कटेगी। हाथ में जिसके कोई पत्थर नहीं है। क्या कहाँ पर लोकतंत्र आके पहुंच गया है। बहुत अच्छा। रामदत्त जी बहुत खुश हो रहे हैं, मुक्तकों के बादशाह हैं वो। आज आपने ओम जी उनसे सीखा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुश हो रहे हैं, ये आशीर्वाद है। ये उनकी कृपा आशीर्वाद है मेरे लिए। अरे हमने रामदास जी से सीखा है। अब मैं एक मुक्तक तो बहुत सारे हैं। अब मैं एक दो, क्योंकि और लोग भी हैं वो सुनाएंगे। मैं एक छोटी कविता बारिशों की रात है, छप्पर नहीं तुम्हारा नहीं है। मैं जब राधा कृष्ण प्रकाशन में संपादक का घर नहीं। मैंने कहा भयंकर नहीं माँ श्वेता जी, ये आपके जंगल का दावेदार है। ये क्या बात है। सुनिए, छोटी सी कविता, इसका नाम है गोश्त। फिर मैं माँ श्वेता देवी जी के शब्दों में जो मेरी सिग्नेचर पोएम है वो सुनाऊंगा। इसका नाम है गोश्त। सुनिए, रात का है, बाहरी लड़का पर नहीं है, प्लेटें साफ कर रहा है जिनमें चटपटा मसालेदार गोश्त खाया गया है। दिखने कद का एक पहाड़ी लड़का प्लेटें साफ कर रहा है जिनमें चटपटा मसालेदार गोश्त खाया गया है। और मैं देख रहा हूं कि दिन ब दिन उस लड़के के जिस्म से गोश्त गायब होता जा रहा है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यही लड़का जंगल का दावेदार है। यही लड़का जंगल का दावेदार। अच्छा, वो मैं अब एक कविता
और सुना दूं? वो कविताएं तो बहुत है, लेकिन सिग्नेचर पोयम महाश्वेता देवी का ये एक नोबेल प्राइज मुझे मिला हुआ है। बहुत अच्छा, और क्या उन्होंने कह दिया तो और क्या। इस कविता का नाम है धुआं एक पहचान। एक पहचान जी। उस वो भारती जी आ गई है। नहीं, भारती जी का भी माइक ऑन नहीं हुआ है, मैं देखता हूँ कैसे होता है। पहले इसके बाद हम जमुना बीनी जी से आग्रह करेंगे, शायद उनका नेट स्थिर हुआ हो। आप अपनी कविता पढ़े रणवीर जी। अच्छा, ये सुना दूं कविता, उसके बाद धुआं एक पहचान। जहाँ कतारबद्ध झुग्गियां हैं और कंकाल नुमा लोग रहते हैं, वो स्थान सभ्य बस्ती से कुछ अलग हटकर है। जहाँ कतारबद्ध झुग्गियां हैं और कंकाल नुमा लोग रहते हैं, वो स्थान सभ्य बस्ती से कुछ अलग हटकर है। कभी कभी वहां से की खुशबू आती है और उनके चूल्हों में जलती पुरानी लकड़ियों का कड़वा काला धुआं सभ्य बस्ती के साफ सुथरे माहौल को बदनामी पहुंचाता है। इसकी चिंता बहुत से नागरिकों को है, लेकिन ये चिंता हमेशा टाल दी जाती है, क्योंकि ऐसी हरकत उधर से हफ्ते में एक आध बारी होती है। लेकिन ये चिंता हमेशा टाल दी जाती है, क्योंकि ऐसी हरकत उधर से हफ्ते में एक आध बारी होती है। फिर भी सभ्य बस्ती वाले नागरिक इस चिंता पर सोच रहे हैं कि इस कड़वे काले धुएं का आना कैसे बंद हो। एक बात और है कि जिस शाम सभ्य बस्ती में कड़वा काला धुआं आता है, उसके बाद पूरी रात झुग्गियों की तरफ से किसी बच्चे के रोने की भूखी आवाज नहीं आती। फिर से एक बार भाई, अंतिम सिरा। एक बात और है कि जिस शाम झुग्गियों की तरफ से कड़वा काला धुआं आता है, उसके बाद पूरी रात झुग्गियों की तरफ से किसी बच्चे के रोने की भूखी आवाज नहीं आती। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए अब इन लोगों को मैं तो ये है सर। तो रणवीर जी, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल अपने चरम शिखर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आपने मुक्तकों से ऐसा आनंद दिया। रणवीर जी, आपका जो मैंने खाका खींचा, जो हमारी दोस्ती लखनऊ विश्वविद्यालय से शुरू हुई और इस तरह से आपने लंबा सफर तय किया, और जिंदगी को जैसे कहते हैं कि यूं तो हम कुछ देने के काबिल ही कहाँ है, लेकिन एक मुक्तक और याद आ गया भाई, तो सुन लो। जरूर एक मुक्तक और। राह में आवाज देकर रोक लेगा, राह में आवाज देकर रोक लेगा, राह में आवाज देकर रोक लेगा, हादसा ये दूर तक पीछा करेगा। जी, राह में आवाज देकर रोक लेगा, हादसा ये दूर तक पीछा करेगा। गोद में जो भूख की पैदा हुआ है, भूख का इतिहास वो बच्चा लिखेगा। क्या बात है, क्या बात है। रणवीर जी ने क्या बात कही है कि राह में आवाज देकर रोक लेगा, हादसा ये दूर तक पीछा करेगा। गोद में जो भूख की पैदा हुआ है, भूख का इतिहास वो बच्चा लिखेगा। रणवीर जी, आपने बहुत ही आनंद दिया अपने मुक्तकों से, उन मार्मिक स्थलों पर ले गए जहां पर एक कवि को जाना चाहिए। मुक्तकों की एक छोटी सी काया में आपने जैसे उसकी काया पलट कर, बहुत ही आभार आपको हमारी ओर से। प्रभात पांडे जी कलकत्ता से लिख रहे हैं बहुत धारदार मुक्तक। रणवीर जी, बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद पांडे जी। जमुना बेरी जी, कृपया प्रयास करें, आपका शायद इंटरनेट हो तो भी कविताएं सुनाएं। ओम जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, हम तो मुंतजिर हैं जी आपकी कविताओं के। जी मैं पुनः रामदरस मिश्र जी को अरुणाचल की भूमि से मैं नमन करती हूँ, और ओम जी आपको भी पायालिंचो यानी कि धन्यवाद। मेरी मातृभाषा में धन्यवाद को पायालिंचो कहते हैं। मैं बहुत छोटी 3 कविताएं मैं सुनाऊंगी। इस कनेक्टिविटी का कोई भरोसा नहीं कब कट जाए। तो मेरी पहली कविता है, मेरी पहली कविता का शीर्षक है तथा कथित।
तो कविता इस प्रकार है। भगत सिंह सुखदेव को हम जानते हैं, भगत सिंह सुखदेव को हम जानते हैं, पर क्या मातमूर जामो मोजी रिबा का नाम तुमने सुना कभी? मातमूर जामो और मोजी रिबा अरुणाचली स्वतंत्रता सेनानी थे। पर क्या मातमूर जामो मोजी रिबा का नाम सुना तुमने कभी? हमें पता है गाय तुम्हारे लिए महज एक पशु नहीं, हमें बहुत अच्छा। पता है गाय लिए महज एक पशु नहीं, एक जीवित श्रद्धा पूरित संपत्ति है। लेकिन मिथुन किस पशु का नाम है तुम नहीं जानते। मिथुन दरअसल भैंस की प्रजाति का एक पशु है, जिसका पूर्वोत्तर के समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक आर्थिक महत्व है। मैं फिर से दोहराती हूँ, हमें पता है गाय तुम्हारे लिए महज एक पशु नहीं है, एक जीवित श्रद्धा पूरित संपत्ति है। पशु का नाम है तुम नहीं हमने किया तुम्हारा पहनावा, हमने लिया हमारा पहनावा, खान पान, वो सवाल ये है तुम्हें हमें अपना ये हमारे ऊपर बहुत लिखा, हमारे ऊपर बहुत लिखनी में कितना अंतर तुम्हारी और हमारी लेखनी में। तुम्हारा लेखन सहानुभूति से भरा और हमारा लेख आत्म से मदमाता। और हमारा लेख, ये पहली कविता। जी जी जी। इसके बाद दूसरी कविता लंबे चौड़े पैरों पर गए। जी जी। जब नई में लीलने ले आई, ऊंचे पहाड़ों में भाग गए, घने जंगलों के लंबे और चौड़े पैरों पर चढ़ गए। किसी का मैं ऑडियो ऑफ कर देती हूँ। जब नदी तुम्हें लीलने के लिए आगे बढ़ी, तुम ऊंचे पहाड़ों में भाग गए, घने जंगलों के लंबे और चौड़े पैरों पर चढ़ गए, स्वयं और अपनी नस्ल को विलुप्ति से बचाने। तुम्हारे आदिवासी बोध ने बतलाया तुम्हें पहाड़ों और जंगलों की ओर भागना चाहिए। तुम्हें पहाड़ों और जंगलों की ओर भागना चाहिए। वहां ऊपर दुश्मनों से महफूज रहते आए अनगिनत काल से। तुम भागते जाते हो जब तक तुम्हारी सांसें नहीं रुकती, पैर जवाब नहीं देता, फिर तुम आश्वस्त होते हो कि तुम्हारे लोग तुम्हारे बाद भी जिएंगे, तुमसे अधिक जिएंगे, संसार को बतलाने तुम्हारी अद्भुत अनोखी कृति आदिवासी संस्कृति के बारे में। ये मेरी दूसरी कविता इस तरह से अंत हो जाती है। दूसरी कविता का ये अंत है। इसके बाद एक और बहुत छोटी सी कविता, और ये मेरी अंतिम कविता होंगी। इस कविता का पाठ मैंने मैं कर चुकी हूँ, लेकिन इस मंच के लिए मैं इस मंच के लिए नया पाठ होगा, ये पुनः पाठ करना चाहूंगी जी। कविता का शीर्षक है पहाड़ और आदिम निवासी। पहाड़ और आदिम निवासी। कविता इस प्रकार है। हमारे पूर्वज थे, हम पहाड़ों थे, पूर्वज
तनिक खतरा महसूस थे, दुर्गम पहाड़ों पर चले जाए, पहाड़ों की दुर्गम उनका रक्षा कवच था। पहाड़ों की उनका एक पल, पहाड़ों के जंगल है और देता। ऊंचा पहाड़ हमारे पूर्वज, कैसे करोगे पहाड़ और उस आदिम, कैसे और उसके आदिम को। बहुत शुक्रिया। कविता का शीर्षक है परिकथा। कविता का शीर्षक है परिकथा। कविता इस प्रकार है। रोशनी की सिसी पहले आए ताम झाम टिमटाम जो में घरों की बेकल्पना सवार परिया दूर दूर जगह की कथा देश कथित मुख्य में पाला भिकाय किले पंजु दानव देश तथा मुख्य धारा में तैरने वाला भिकाय किले पंजो वाला ये मुख्य एक बड़ी धारा अनगिनत चारे की तलाश, ये सीधा तैर हो गया। मैं प्रणाम कर रही हूँ। आज की आपकी आवाज आ रही, भारती जी जुड़ गई हैं, आवाज और शक्ल दोनों के साथ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर जी, मैं प्रणाम करती हूँ आज की गोष्ठी के अध्यक्ष, इस मंच की संजीवनी, इस सभा की गति, पूज्य चाचा जी को, चाची जी को, और प्रणाम करती हूँ इस मंच से जुड़े सभी सुधीजन को। मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरी वजह मैं टेक्निकलिटी के कारण जुड़ नहीं पा रही थी अब तक। तो सबसे ज्यादा मेरा प्रणाम है दारुण समय में की सर्वत्र बिखरी इस भयावहता में कविता को नया स्वरूप देने वाले इस आभासी मंच को, हम सबके आत्मीय आदरणीय ओम सर को, स्मिता जी को और वेद मित्र जी को, जिनके साथ जुड़कर, जिनका आशीर्वाद पाकर मैं अभिभूत हूँ। मैंने बहुत सारा अभी तक कार्यक्रम में डिस्टर्बेंस पैदा किया, मैं क्षमा चाहती हूँ। नहीं, आप हमारे हर कार्यक्रम में श्रोता के बतौर आती रही हैं और उस समय इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज तो आपका दिन है। आज हमारी माननीय आमंत्रित कवयित्री हैं भारती सिंह जी। मैं सीधे कविता पर आती हूँ क्योंकि मैंने बहुत डिस्टर्ब किया। मैं एक कविता है, उसकी याद में गाँव। उसकी याद में गाँव जी। धुर बचपन की कुछ यादों में एक याद वैद बाबा की, छांव धार बुढ़वा बरगद की, कुइयां पर चढ़ते सूरज की, खटिया से चौखट तक बैठे चाय सुड़कते प्रेमी जन की, बाबा की लगती चौपाल बटता निश्चल प्यार दुलार, कल चौरा करते रस लेकर बल्ली लाला मंगरू का हार, दोपहरिया तक बैठे रहते जुम्मन चाचा झिलमिल बारी, बेली खाकर पानी पीकर काम पे जाते बारी बारी। वैद बाबा की गजब थी पहचान, घनी सफेद मूछें, ऊंचा कद, मोहक मुस्कान। बाबा की बैदकी सुन गांव गांव से आते थे बीमार, कागज कलम बिना ही बाबा करते तो हटा दी जाती थी रसोई, दुआ पड़ी जाती थी, भोजन नहीं करता था कोई। प्यार दुलार और अनुराग से लबालब था गांव, स्कूल नहीं थे लेकिन सभी की शिक्षा का था ठाव। कहीं न थी मतभेदों की दीवार, पूरा गांव जैसे संयुक्त परिवार। बरसों बाद
बड़की अम्मा के गुजरने के बाद आना हुआ गांव, सुना था गांव बदल गया है, पर इतना बदल गया है नहीं था अंदाजा। अम्मा की अर्थी अभी उठी भी न थी, कलुआ के घर बजने लगा बाजा। जहां मैं बैठा था चौपाल नहीं, अब पक्का मकान है। कट गया गुड़वा बरगद, नहीं रहा कुएं का नामो निशान है। मैं शहर से डॉक्टरी पढ़कर आया हूँ, कोई नहीं आया लेने दवा का नुस्खा। सुनी चौपाल, नहीं सुनाता कोई भी कहानी किस्सा। साथ बैठकर चाय पीने का नहीं रहा चलन, लोग अपनी दुनिया में अब हो गए हैं मगन। खुल गए हैं अस्पताल और बन गए हैं कई कई स्कूल, लोग अब शिक्षित होकर हो रहे हैं अपनों से दूर। गांव में बिजली है, अमन चैन के लिए थाना है, एक पंचायत भी है जिसका काम मामलों को उलझाना है। लोगों के पास 2 जून की रोटी है, ऊंचे छत वाले मकान है, पाउच है, बोटी है। छतों के नीचे बटे हुए चूल्हे हैं, घर खो गए सब अपनापन भूले हैं। पक्के मकान की छत से रात भर आसमान निहारता हूँ, गले तक आई रुलाई रोक बुढ़वा बरगद और बैद बाबा को पुकारता हूँ। जमीन दोज हो गई बरगद की ऊंचाई, भूल गए सब आंगन के कुएं की गहराई। गुम हुई चौपालें, घर द्वार सूना है, भीड़ में अकेलेपन का दर्द हुआ दूना है। अनायास रिश्ते समट गए, लोगों के दिल फट गए, अनायास जैसे हम अपनी जड़ों से कट गए। सूख गई दिलों की समरसता, सूना है मोहब्बत का आसमान। जहां खड़ा था बरगद, वहां नहीं है बाबा के पांव के निशान। वहां नहीं है बाबा के पांव के निशान। हर तरफ फैली नफरतों की आग है, बाबा ये तो तुम्हारी मोहब्बत की मात है। बाबा ये तो तुम्हारी मोहब्बत की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरी कविता जी सर बोले, सुनाए आगे सुनाए। दूसरी कविता जैसा सर ने जिक्र किया था जी, एकलव्य। क्या एकलव्य वाली? शिक्षक दिवस पे अगर आपका आदेश हो तो। अच्छा, तो कोई बात सुनाए, कोई दिक्कत नहीं। सुनाती हूँ। गुरु दक्षिणा। जी, गुरु दक्षिणा। अंगूठा एकलव्य का हो या ढाके की मलबल बनाने वाली किसी मजदूर का, तभी काटा जा सकता है जब हाथ हो किसी बेबस, किसी मजबूर का। शक्तिशाली हाथ इसे कटवाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य यही बताते हैं। और द्रोणाचार्य जैसे गुरु शक्तिशाली हाथ की कठपुतली मात्र, अभागे इतिहास में दया और घृणा के पात्र। एकलव्य साधन संपन्न लोगों के मुख पर एक तमाचा, निष्ठा, लगन और अभ्यास के सहारे अपने भाग्य का आप निर्माता। आज भी द्रोणाचार्य को गुरु मानकर विकट परिस्थितियों में जीवन गुजार रहा है, ताकि समय आने पर गुरु दक्षिणा में अंगूठा दिखाने के बजाय अंगूठा कटा दे। समर्पण ही जीवन है, संसार को बता दे। हाथ मजबूर का हो या मजदूर का, आज भी त्याग में सबसे आगे होता है। इसी पर शक्तिशाली मुंह छिपा कर रोता है। इसी पर शक्तिशाली मुंह छिपा कर रोता है। और भी समय है? आप आवाज चली गई है, मैं आगे कंटिन्यू रखूं सर? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, एक कविता और सुनाए। मैम आपकी आवाज आ रही है आपके? जी जी सर, मेरी अगली कविता का शीर्षक है इच्छा मृत्यु। मैं इतिहास की तरफ ले चलती हूँ आप लोगों को। जी। शरसैया पर आसीन पितामह भीष्म, अवसन्न, खिन्न एवं अत्यंत उद्विग्न। पश्चिमांचल में डूबने को है सूर्य, स्वेच्छा से जीते हुए बीता एक और दिन। कैसे कैसे भ्रम फैलाता है समय, कैसे कैसे खेल दिखाता है समय। समय ने देवव्रत को बना दिया भीष्म, सिंहासन की रक्षा करते हुए बने पितामह, और आज है अवसन्न। स्मृत पटल पर ताजा है सारे दंश। सत्यवती को दिया वचन, उस एक पल की विवशता, हस्तिनापुर के लिए वो प्रतिबद्धता, राज्याभिषेक अक्षम पुत्र का, महत्वाकांक्षा नेत्रहित सम्राट की, लाक्षागृह ध्रुव क्रीड़ा द्रौपदी चीधरण, एक एक कर गुजरते रहे आंखों से, घिर गए स्वयं के प्रश्नों से। प्रतिज्ञा की विवशता थी या नैसर्गिक निष्ठा? क्यों नहीं अविचल सत्य की राह का वरण कर पाया वह विदुर की तरह? क्यों नहीं धर्म का दामन थामे रह सका युयुत्सु की तरह? आंखों पर पट्टी बांध कर भी अंधी नहीं हुई गांधारी। मैं ही क्यों बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं निभाने में
आदर्श का मुखौटा लगाए आजीवन छलता रहा स्वयं को, जीता रहा महायोद्धा होने के भ्रम में। काश कभी आधिकारिक रूप से सत्य एवं न्याय का पक्ष ले पाया होता तो आज ये रुदन न होता। प्रतिज्ञा के दम्भ में यह न भूलता कि देश या समाज की पहचान न तो सिंहासन से होती है न उस पर आसीन व्यक्ति से। सिंहासन की शोभा होती है प्रजा की भावनाओं से, संवेदनाओं से। आज अर्जुन के रथ पर टंगे शिखंडी को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो शिखंडी नहीं, मैं स्वयं हूँ। मेरा ही प्रतिबिंब है, अपूर्ण और विभाजित। यह सत्य जो समय ने समझाया। एक और दिन बीता पर इच्छा मृत्यु का मैं वरण कर नहीं पाया। एक और दिन बीता, इच्छा मृत्यु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक शिक्षक कवि के भीतर की कचोट एक लव्य में दिखी तो गांव के कुछ बिंब दिखे। चूंकि लखनऊ के आउटर स्कर्ट में कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और जाहिर है कि उन सारी जिम्मेदारियों से जुड़ी हैं, तो माटी की महक भी है और माटी की जो मूर्तें हैं उनमें एक बड़ा आकार देखने की एक ख्वाहिश कहा मिशन शक्ति से जुड़ी हुई है। आज कुछ बाधाएं हुई, हम अपने कुछ कवियों को सुविधा अनुसार नहीं सुन सके। जमुना बीनी जी पूर्वोत्तर से जुड़ रही थी, आज हवाएं वहां बहुत तेज हैं। मुझे एक शेर याद आता है कि क्या है हवाएं, आप बेहतर है यहीं से लौट जाएं। तो हवाएं तो ये कहती है बेहतर हो लौट जाएं, लेकिन जमुना जी जुटी रही और अंततः इन्होंने कुछ कविताएं सुनाई, कुछ उसके कण हमारे भीतर पड़े। बहुत अच्छा लगा। हमारा काव्य सत्र, ये काव्य संध्या बहुत गौरवान्वित हुई उनके आने से। रणवीर जी ने यहाँ पर इतने मुक्तक सुनाए कि बहुत ही अच्छा रहा। और भारती जी अंततः आपको सुना हमने, लेकिन जैसे कहते हैं कि लैपटॉप पर होती तो शायद और भी आवाज और मुखर होती, लेकिन बहरहाल सुनकर ये लगा कि हमारी जो प्रदक्षिणा है हमारे कवियों ने कर ली है, पूरी कर ली है। और ये समय होता है, बहुत ज्यादा समय आज इसी में लग गया। रामदर्शी आदरणीय सरस्वती जी यहाँ पर हैं। मेरा प्रोटोकॉल ये है कि मुझे कुछ उनके श्री चरणों में अर्पित करना पड़ता है, तब आगे की सुई बढ़ती। तो एक गजल के चंद शेर हैं डॉक्टर साहब के चरणों में और इस सदन के आनंद के लिए। रणवीर भाई, आप उस्ताद हैं, उस्तादों के लिए भी अर्घ्य है। नींद में स्वप्न का सहारा हो, नींद में स्वप्न का सहारा हो, गीत में दर्द का शरारा हो। शरारा माने स्फुलिंग, आग के कण। नींद में स्वप्न का सहारा हो, गीत में दर्द का शरारा हो। कौन आकर उड़ा गया चादर, कौन आकर उड़ा गया चादर, जैसे तुमने मुझे पुकारा हो। कौन आकर उड़ा गया चादर, जैसे तुमने मुझे पुकारा हो। नींद में स्वप्न का सहारा हो, गीत में दर्द का शरारा हो। कोई हलचल सी हो रही है ज्यों, कोई हलचल सी हो रही है ज्यों, ये नदी का कोई किनारा हो। कोई हलचल सी हो रही है ज्यों, ये नदी का कोई किनारा हो। बाहर पानी बरस रहा शायद, बाहर पानी बरस रहा शायद, मेघ ने इंद्र को दुलारा हो। मेघ को इंद्र ने दुलारा हो। बाहर पानी बरस रहा शायद, मेघ को इंद्र ने दुलारा हो। तुम झकोरों के जैसे बहती हो, तुम झकोरों के जैसे बहती हो, मेरी आंखों का एक तारा हो, मेरी आंखों का एक तारा हो। नींद में कोई खलल मत डाले, नींद में कोई खलल मत डाले, एक साया महज तुम्हारा हो। नींद में कोई खलल मत डाले, नींद में कोई खलल मत डाले, एक साया महज तुम्हारा हो। नींद में स्वप्न का सहारा हो, गीत में दर्द का शरारा हो। कौन आकर उठा गया चादर, जैसे तुमने मुझे पुकारा हो। कोई हलचल सी हो रही है ज्यों, ये नदी का कोई किनारा हो। तो ये गजल के चंद अशार आदरणीय रामदर्शी के लिए। और अब ये बेला रामदर्शी की होती, जैसा कि मैंने कहा कि कवियों से संवाद करते हैं, उनके लिए दो शब्द कहते भी हैं और मुक्त भाव से अपनी कविताएं सुनाते हैं। 98 की वय में प्रवेश कर गए हैं, ईश्वर उन्हें महफूज रखे।
ऐसी महफिलों में वे दृष्टा, भोक्ता और कर्ता के रूप में हमारे बीच बने रहें। हम सबकी यही दुआएं, यही अभिलाषाएं और सादर अभिवादन के साथ रामदास मिश्र जी का आह्वान कि वे संबोधित करें और अपनी कविताओं से हम सबको आनंदित करें। रामदास जी। मित्रों, ओम जी, भारती जी, रणवीर जी, यमुना जी, वेद मित्र जी और रविशंकर जी, ये तो मैं हर बार कहता हूँ कि मुझे घर बैठे बैठाए आज की अनेक विधाओं, अनेक शैलियों की कविताओं का सुख मिलता है। आज भी देखा आपने कि रणवीर जी के मुक्तक कितने अच्छे थे। बड़े ही मारक भारती जी कविताएं अपने सामाजिक और पौराणिक परिवेश में घूमती हुई, यात्रा करती हुई बहुत कुछ कह गई। बहुत अच्छी कविताएं थी। यदि का एक अलग रंग है और उनके माध्यम से पूर्वोत्तर की चेतना, पूर्वोत्तर की संवेदना, पूर्वोत्तर में जो हिंदी में लिखा जा रहा है उसका ज्ञान होता है। थोड़ी सी तकलीफ ये हुई कि आवाज जो है वो बीच में भंग होती रही, लेकिन इतना मैं सुन पाया उससे लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी भाषा में, बहुत अच्छी संवेदना में अपने पूर्वोत्तर भारत की जिंदगी को, उनके रस को, पहाड़ को चित्रित किया है। रविशंकर बहुत बहुत अच्छी शुरुआत करता है। अच्छा लगता है उसकी शुरुआत में एक खास तरह की कविता होती है। तो कई सप्ताहों से चला हुआ था ये कार्यक्रम मुझे लगातार अपने से भर रहा है, लगातार मुझे सुख दे रहा है, लगातार अपने समय के साथ ले चल रहा है। मैंने पहले भी कहा कि मैं तो 97 साल का हो गया, कहीं आता जाता नहीं हूँ और लिखना पढ़ना भी अब कम सा हो गया है, पढ़ना बिल्कुल समझिए। इसलिए पता नहीं चलता है कि कौन क्या लिख रहा है, लेकिन भाई ओम जी की कृपा है, उनका प्रयास है कि वे आज जो लिखा जा रहा है यहाँ वहाँ उन सबके मर्म को यहाँ ले आते हैं। यानी आपकी कविताएं तो सुनवाते ही हैं, आपकी कविताओं का मर्म क्या है, आपके पूरे लेखन का मर्म क्या है, उसे वे यहाँ उद्घाटित करते हैं। ये बड़ा काम हो रहा है और बेटी सदा ने ये जो कार्य आरंभ कर रखा है उसे मैं आशीर्वाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि वो इतना बड़ा काम कर रही है। मैंने लंबी कविताएं भी लिखी हैं, मझोली भी लिखी हैं, छोटी छोटी कविताएं भी लिखी हैं, गजलें लिखी हैं, मुक्तक बहुत से लिखे हैं। तो आज सोचता हूँ मैं बहुत छोटी छोटी कविताएं सुनाऊं, बहुत छोटी छोटी कविताएं जो मेरे एक संग्रह भाई हैं उनको सुनाऊं। कविता है उत्तर। जी जी जी। उस दिन साथियों की भीड़ में किसी बच्चे ने आकर एक पत्र थमा दिया था। उस दिन साथियों की भीड़ में किसी बच्चे ने आकर एक पत्र थमा दिया था। वो प्रेम पत्र था, पता नहीं किसका। वो प्रेम पत्र था,
पता नहीं किसका, तब से मैं प्रेम पत्र का उत्तर दिए जा रहा हूँ, तब से मैं प्रेम पत्र का उत्तर दिए जा रहा हूँ, कभी गद्य में, कभी पद्य में, कभी इसको, कभी उसको, जाने किस को। ओह कितने वर्ष हो गए उत्तर लिखते हुए, ओह कितने वर्ष हो गए उत्तर लिखते हुए। बहुत अच्छा, बहुत एक छोटी सी कविता है जो सिंबॉलिक है। कंकड़ी। जी जी जी। चारों ओर का जल समेट कर अगाध बने, अपनी गहरी चुप्पियों में डूबे सरोवर। चारों ओर का जल समेट कर अगाध बने, अपनी गहरी चुप्पियों में डूबे सरोवर। तुम एकाएक थर्रा क्यों उठे, तुम एकाएक थर्रा क्यों उठे। मैंने तो एक छोटे से कंकड़ी फेंकी थी, मैंने तो एक छोटी से कंकड़ी फेंकी थी। एक कविता है मधुमक्खियां। जी जी जी। छत्ते पर किसने पत्थर फेंका है, छत्ते पर किसने पत्थर फेंका है कि मधुमक्खियां उतर आई हुई हैं, बौखलाई हुई हैं और खोज रही हैं उसे, जाने किसे किसे खदेड़ रही हैं, किसे किसे काट रही हैं। लोग भाग रहे हैं, छिप रहे हैं। हाँ मधुमक्खियां देश की जनता तो नहीं, हाँ मधुमक्खियां देश की जनता तो नहीं कि अपना सब कुछ लुट जाने पर भी चुप रहेगी और लूटने वाला सामने खड़ा होकर मुस्कुराता रहेगा। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। ये किसका घर है, ये किसका घर है, हिंदू का। ये किसका घर है, मुसलमान का। ये किसका घर है, ईसाई का। शाम होने को आई, सवेरे से ही भटक रहा हूं मकानों के इस हसीन जंगल में। शाम होने को आई, सवेरे से ही भटक रहा हूं इसमें संख्या मकानों के इस हसीन जंगल में। कहाँ गया वह घर जिसमें एक आदमी रहता था, कहाँ गया वह घर जिसमें एक आदमी रहता था। अब रात होने को है, कहाँ जाऊंगा, अब रात होने को है, कहाँ जाऊंगा। एक बात और पढ़ दे रहा हूं। भवन। जी जी। मिट्टी का मांस गलाकर ईंटें बनी, मिट्टी का मांस गलाकर ईंटें बनी, उसके कलेजे को तोड़कर सीमेंट, उसकी ममता के रस में उगे हुए पेड़ों को काट कर शहतीरें और क्यानी, इन सबको जोड़कर उसी के बेघर बेटों के काले काले हाथों ये भवन बनवाया गया। आकाश की हंसी पीता, उसी के बेघर बेटों के काले काले हाथों ये भवन बनवाया गया। आकाश की हंसी पीता हुआ गढ़बोंडक भवन। अब मिट्टी को इसमें झांकने से डर लगता है। क्या बात, अब मिट्टी को इसमें झांकने से डर लगता है। क्या बात। देखो एक मुहावरे, वो देखा होगा कि हमारे कवि लोग कवियों में अफसरों पर, नेताओं पर कब्जियां कसते हैं जी, और वो बैठे बैठे सुनते रहते हैं। मैंने उनसे कहा, आप अजीब हैं, आप पर पत्थर पर गिर रहे हैं और आप हंस रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप अजीब हैं, आप पर पत्थर गिर रहे हैं और आप हंस रहे हैं। उसने कहा,
अब कैसे बावरे हैं, देखते नहीं ये पत्थर नहीं पत्थर के मुहावरे हैं। हाय हाय हाय, क्या बात, पत्थर नहीं पत्थर के मुहावरे हैं। कुछ जिंदगी पर कुछ मैंने मुक्तक लिखी है। जी 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 जी, मुक्तक क्या वहीं से बात, मुक्तकों की। रणवीर जी की ये मुक्तक बहुत पसंद आए हमको जी जी। और मुझे लगा कि कुछ मुझे पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी संबंधी 7 गजलें 7 मुक्तक हैं। जी जी जी। जिंदगी भी क्या कि अपने में अकेली हो गई, जिंदगी भी क्या कि अपनों में अकेली हो गई, कोई अनजानी मिली उसकी सहेली हो गई, कोई अनजानी मिली उसकी सहेली हो गई, मिल गए उत्तर सहज ही कठिन मतनों के कभी, मिल गए उत्तर सहज ही कठिन मतनों के कभी, बात छोटी सी कभी मुश्किल पहेली हो गई। क्या बात बात, छोटी सी कभी मुश्किल पहेली हो गई। कितना अच्छा होगा वह दिन जिस दिन घायल प्यार न होगा, कितना अच्छा होगा वह दिन जिस दिन घायल प्यार न होगा, मन का कोई हाथ हाट में बिकने को लाचार न होगा। क्या बात है, क्या मन बात। का कोई हाथ हाट में बिकने को लाचार न होगा, गले मिलेगी हर मजहब से उठकर इंसानों की बोली, गले मिलेगी हर मजहब से उठकर इंसानों की बोली, सुबह सुबह कितनी जख्मों से लदा फदा अखबार होगा, सुबह सुबह कितने जख्मों से लदा फदा अखबार न होगा, कभी इस डगर कभी उस डगर, कभी शहर में कभी गांव में, कभी इस डगर कभी उस डगर, कभी शहर में कभी गांव में, राह खोजता अपनी दिशा कभी धूप में कभी छांव में, राह खोजता अपनी दिशा कभी धूप में कभी छांव में, कभी अजनबी अपने हुए कभी अजनबी, कभी अजनबी अपने हुए कभी कभी अजनबी, कभी सूल भी हंसकर मिले तो कभी सूल भी हंसकर मिले, कभी फूल भी तुहे पाँव में, कभी सूल भी हंसकर मिले, कभी फूल भी तुहे पाँव में, दर्द की मैं आपसे हम सांसें पीते हैं, दर्द की मैं आपसे हम सांसें पीते रहे, एक दूसरे के नसीबा की फटन सीते रहे, एक दूसरे की नसीबा की फटन सीते रहे, राह में अक्सर गिरे पर उठ गए हंसते हुए, राह में अक्सर गिरे पर उठ गए हंसते हुए, इस तरह से जिंदगानी हम तुम्हें जीते रहे, इस तरह ऐ जिंदगानी हम तुम्हें जीते रहे, पता नहीं चलते चलते कब कौन कहाँ मुड़ जाएगा, पता नहीं चलते चलते कब कौन वहां मुड़ जाएगा, बड़े जतन से पलाश हुआ कब पिंजरे से उड़ जाएगा, बड़े जतन से पलाश हुआ कब पिंजरे से उड़ जाएगा, बिछड़ जाएंगे गम दे देकर कितने ही अपने, बिछड़ जाएंगे गम दे देकर कितने ही अपने, फिर भी खुले रहो मन ना जाने कब कौन कहाँ जुड़ जाएगा, खुले रहो मन कौन कहाँ, खुले रहो मन ना जाने कब कौन जहाँ जुड़ जाएगा। 2 पुस्तक बोल रहा, जग रही हैं बस्तियां यूं तो मगर सोई हुई सी, जग रही हैं बस्तियां यूं तो मगर सोई हुई सी, लग रही है जिंदगी की लय कहीं खोई हुई सी, लग रही है जिंदगी की लय कहीं खोई हुई सी, राम जाने कौन सा है हादसा गुजरा यहाँ पर, राम जाने कौन सा है हादसा गुजरा यहाँ पर, ओठ तो है हंस रहे आंखें मगर रोई हुई सी, ओठ तो है हंस रहे आंखें मगर रोई हुई सी। और आखिरी है, नहीं हो सकेगा सफर जिंदगी का अकेले अकेले,
नहीं हो सकेगा सफर जिंदगी का अकेले अकेले, मुसाफिर हथेली में अपनी किसी किसी का गर्म हाथ ले ले, मुसाफिर हथेली में अपनी किसी का गर्म हाथ ले ले, भरी कंटकों से अजानी डगर अपनी लगनी लगेगी, भरी कंटकों से अजानी डगर अपनी लगने लगेगी, मिलेंगे सफर में यहाँ से वहां तक कई बार मेले, नहीं हो सकेगा जिंदगी का अकेले अकेले। धन्यवाद, आपने ना सम्मान दिया सुने और बहुत अच्छा लगा सुनकर। और कितनी जिंदगी की तलखियां और जिंदगी के मुहावरे और जो संवेदनाओं में हम सार तत्व सहेज लेते हैं, किसी भी काव्य का जो आंसू होता है उसका केंद्र बिंदु वही होता है, वो किसी अनुगूंज में होता है, शब्द में नहीं होता है। कवि अपने शब्दों के साथ खेलता है और एक अनुगूंज छोड़ जाता है। रामदरस जी की कविताएं ऐसे ही हैं। कितने गीत छोड़ मुझे प्यासा का प्यासा, नदियां कहाँ चली जाती, तो क्या मन भरा भरा सा, मतलब बहुत सारे। क्या ये जीवन के रोजमर्रा के जो हालात हैं उनको इसी तरह भी देखिए कि इस तरह से जिंदगानी हम तुम्हें जीत दे रहे हैं। जीने का फलसफा भी है, या कि बिछड़ जाए गम दे देकर कितने अपने, फिर भी खुले रहो मन, न जाने कब कहां तुम्हें चुन जाएगा। या नहीं हो सकेगा सफर जिंदगी का अकेले अकेले, मुसाफिर हथेली में अपने किसी का गर्म हाथ ले ले। यही तो केदार जी ने कहा कि उसकी हाथों क्या सोचा कि दुनिया को उसकी हथेलियों की तरह नरम और सुंदर होना चाहिए। उसको मिश्र जी ने कैसे एक मुक्तक में ढाल दिया। तो ये कवि का जो कथन है वो इसीलिए विशिष्ट हो जाता है कि वह पूरी प्रोजैक भंगिमा को एक मुहावरे में बदल देता है। चाहे ब्रेक हो, माइकोस्की हो, कोई हो, किसी भी धरती का कवि है, वो सूत और बीज बिखेरता है। रामदरस जी उन्हीं कवियों में है। इतना कुछ फैला बिखरा हुआ है कि आप एक बार 2-4 कविताओं का पारायण कर लें, किसी महफिल में आप कोई भी सभा जीत वक्तव्य दे सकते। ऐसी कविताएं हैं। बहुत धन्यवाद। और अब ये बेला है डॉक्टर स्मिता मिश्री की व्याएं और अपने संयोजन में हो रही इस गोष्ठी के लिए। सर अगर चिट्ठियां कविता सुना देते क्या होता। और जी रामदरस जी की बिटिया है। और रामदरस सर अगर एक बार चिट्ठियां कविता सुना देते तो अच्छा होता। विक्रम झा जी कह रहे हैं कि चिट्ठियां कविता सुना दीजिए। जी सर एक बार। डॉक्टर साहब विक्रम जी यहाँ पर हैं, वे आपकी कविताओं के बहुत ही आशिक लगते हैं। चिट्ठियां, लेकिन अगर ढूंढने में डॉक्टर साहब को कोई तकलीफ हुई तो चूंकि मैं सर को पढ़ता आया हूँ, लेकिन पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ, पहली बार इन्हें देख रहा हूँ। जी जी जी, नहीं बहुत अच्छा है। अगर वो छोटी कविता तो डॉक्टर साहब को याद भी हो सकती है, या वो ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल जरूर सुनाएंगे। 30 सेकंड में जी जी जी। ओम सर शिमला से। और ये सौभाग्य है कि आज रामदरस मिश्र जी को सुनने का अवसर हुआ। इनके मेरे 2 शोधार्थी कर रहे हैं। चिट्ठियां कई कविता है, इनके लंबी भी है, छोटी भी है। इनको पश्चात चिट्ठियां नाम से कई कविताएं हैं, लंबी छोटी। तो डॉक्टर साहब जो सुना रहे हैं उसी पर भरोसा करें और उन्हीं में अपनी चिट्ठी का अक्स देखें। तो डॉक्टर साहब जो भी चिट्ठी नजर आ रही वही सुना दें। विक्रम जी उसी से जी जो सर लेटर बॉक्स में पड़ी सुख दुख की चिट्ठियां, वो जो कविता है छोटी सी है, वो बेहतरीन कविता है। ले जाओ, यही पता है, वो नहीं है। चिट्ठियों में कई कविताएं हैं। कई हैं चिट्ठियां। हाँ देखिए, चिट्ठियां कुछ कविताएं हैं मेरी, कई कविताएं चिट्ठियां में हैं। और आपको कौन सा सुनाऊं? हाँ उसमें चिट्ठियां हैं। नहीं बोला वो जो आपकी हंसी सर।
वहीं पर है। देखिए, ये कविताओं का असर होता है कि विक्रम झा के दिमाग में वो चिट्ठियों या कविता कागज है और वो सुनना चाहते हैं। ये शुरू में है, अच्छी बात है। शुरू में सर उस कविता की पहली बंद है कि लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां जो अनंत सुख दुख की कथाएं कहती, ऐसे करके सर पहली पंक्ति। अब नहीं आती चिट्ठियां। अब ये सुने जी डॉक्टर साहब। अब मुझे नहीं रहती डाक की प्रतीक्षा, अब तो वह सामान की तरह आती है। डाक से अक्सर आई कुछ छोटी बड़ी पत्रिकाएं, कुछ अनजानी पुस्तकें, कुछ गोष्ठियों के निमंत्रण पत्र, टेलीफोन का बिल, पर नहीं आई कोई चिट्ठी। माना कि समाचारों का तुरंत आदान प्रदान हो जाता है मोबाइल से, लेकिन चिट्ठियां तो चिट्ठियां होती है ना। चिट्ठियां होती है ना। आदमी के अंतरतम की कितनी गहरी पुकार उसकी अंगुलियों से में उतर कर आती है स्पंदन बनकर। इन चिट्ठियां तो चिट्ठियां होती है ना। आदमी के अंतरतम की कितनी गहरी पुकार उसकी उंगलियों में उतर कर आती है स्पंदन बनकर। वही स्पंदन लेखनी में समा जाता है। लेखनी रचने लगती है आत्मा का संवाद। भिन्न भिन्न आकारों में चिट्ठी कागज का टुकड़ा न रहकर आदमी का व्यक्तित्व बन जाती है। चिट्ठी कागज का टुकड़ा न बनकर आदमी का व्यक्तित्व बन जाती है। चिट्ठियां एक बार बोलकर चुप नहीं हो जाती। चिट्ठियां एक बार बोलकर चुप नहीं हो जाती हैं। वे रह रहकर बतियाती हैं, सो जाती हैं, फिर जाग जाती हैं, सोई रहती हैं, फिर जाग जाती हैं। समय बीतने के साथ गहराती जाती है उनके होने की महक। समय बीतने के साथ गहराती जाती है उनके होने की महक। सुदूर अतीत से भी वे पुकारती हैं, सुदूर अतीत से भी वे पुकारती हैं। वे आईना बन जाती हैं जिसमें झांक झांक कर वर्तमान अपना कल का चेहरा देखता है। वे आईना बन जाती हैं जिसमें झांक झांक कर वर्तमान अपना कल का चेहरा देखता है। और समय न रहकर संवेदना का प्रवाह बन जाता है। वाह 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 विक्रम जी, आपकी चिट्ठियां और भी हैं जी। चूंकि चिट्ठियां श्रृंखला से डॉक्टर साहब की बहुत सारी कविताएं होंगी, बहुत सारी कविताएं भी चिट्ठियों, लेकिन एक बात डॉक्टर साहब आपकी कविता से मिला तो विक्रम जी बहुत अच्छा है उस चिट्ठी की याद दिलाने के लिए। लेकिन कभी कभी उस खास चिट्ठी का बहुत इंतजार करना पड़ता है जो नहीं आती है। केदारनाथ सिंह की एक कविता है, कहते हैं उस पांचवी चिट्ठी का इंतजार हमें है जो आज तक नहीं आई। 4 चिट्ठी का कोई जिक्र नहीं है, उस 5वीं चिट्ठी का हमें इंतजार है जो आज तक नहीं आई। और चिट्ठी और कुंवर नारायण जी भी लिखा है कि फिर कभी कागज हुआ तो चाहूंगा जिंदगी किसी ऐसे खत का इंतजार हो जिसे कोई प्यार से लिखे, संभाल कर लिफाफे में रखे और होठों से चिपका कर देर तक सोचे कि उसे भेजे या न भेजे। जिंदगी किसी ऐसे खत का इंतजार हो। तो बहुत सारी चिट्ठियों पर कविताएं रामदास जी की हैं, जैसे बसंत पर, प्रकृति पर, और जैसे कि रचनावली के ही कम से कम 4-5 खंड कविताओं के हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कविताओं का पाठ बहुत चौड़ा है और एक जैसे कहते जीवन का महाकाव्य, उन सारी कविताओं में एक धारावाहिकता होती है। वे बीच बीच में उनके विषय बदलते हैं, लेकिन कब वही होता है, उन विषयों के जरिए वो बार बार जीवन में प्रवेश करते हैं। बहुत धन्यवाद आपको विक्रम जी और सभी सुनने वाले हमारे कवि मित्रों को, प्रकाश जी, भारती जी और रणवीर जी और जमुना बीनी जी और सब जो यहाँ पर हैं, कोलकाता से प्रभात पांडे जी, मंजुला चतुर्वेदी जी। तो इस तरह से रामदास जी का जो काव्य पाठ है वो शिखर होता है और शिखर के साथ हम फिर अपना जाल समेटना शुरू करते हैं स्मिता मिश्र जी के आभार ज्ञापन के साथ। जिस कार्यक्रम की संयोजिका होती है रामदास जी की बिटिया है और खालसा कॉलेज में पढ़ाती है हिंदी, और हिंदी के छात्रों का एक ऐसा समूह रख छोड़ा है जो कि साहित्य को पसंद करता है, साहित्यकारों को सुनता है, और वही संगठन है इसके पीछे, इस कार्यक्रम की अवधारणा के पीछे। तो मैं
आभार ज्ञापन के लिए स्मिता मिश्री से अनुरोध करूंगा वे आए और आभार ज्ञापित करें। वे नए तरीके से आभार ज्ञापित करती हैं, कोई कविता का टुकड़ा, कोई मुक्तक, इसके जरिए बात कहती हैं। स्मिता मिश्री। सभी को नमस्कार। और ओम जी ने पहली बार तो जो बारिश की कविता सुनाई, कल तो इतनी भारी बारिश थी कि बारिश मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन कल के बाद से थोड़ी नापसंद हो गई जब घर के अंदर पानी घुस आया। एक ये छवि भी है। फिर से ओम जी को ही याद करूंगी कि ओम जी वो नींद में स्वप्न का सहारा होता है। वही रणवीर दिनेश जी को सपने में भी सुकून नहीं है। सपने में भी उन्हें सुकून नहीं है क्योंकि नींद को भी मंजूर नहीं है कि सपने में ही मुलाकात हो जाए। रणवीर दिनेश जी ने पुल और नदी के बिंब को लेकर के बहुत छोटे में प्रेम कविता कही। बच्चे की शैतानियां और नादानियां अपने में बढ़ाने की जो बात कही, पापा भी बराबर उसी बात को वो कहते रहते हैं। और इसीलिए पिताजी के मित्रों की सूची में छोटे से छोटा भी होगा, उम्र के आसपास जो पहुंचने वाला होता है वो भी होता है। देश की मायूस ऋतुओं की प्रासंगिकता भी आपने कही और मजबूत छत की इच्छा जीवन भर बिताना को लेकर के इस भूख के इतिहास की भी बात कही। जम्मू जी हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र से आती हैं और बड़ी मार्के की एक बात कहती हैं, विकास का जो परिभाषाएं हमें सिखाई गई हैं उनको पुनः सोचने की जरूरत है कि मुख्य धारा के नाम पर, देश के नाम पर राजधानी और महानगरों की जो गिनती होती है, हमें ये बताना, हम अपनी नई पीढ़ी को बताना बड़ा जरूरी है कि देश के भूगोल का हर कोना देश है, देश का इतिहास है। चाहे मोहर जोमू की बात हो या मिथुन की बात हो, हम क्यों नहीं जानते हैं? दिल्ली के बच्चे विद्यार्थी क्यों नहीं जानते हैं? और इसके साथ ही आदिवासी बोध की जो कविताएं हैं, बहुत जरूरी कविताएं हैं, पहाड़ की, आदिम निवासी की। के माध्यम से जो आपने बात कही, भारती सिंह जी हमारी स्थायी श्रोता भी हैं, बराबर बनी हुई हैं। भारतीय समाज के जो पारंपरिक विन्यास है उसके टूटने का जो दर्द आपने अपनी कविता में कहा, कपाल शून्य होने की जो बातें कही, सामाजिकता के छिन्न भिन्न होने की जो बातें कही, दर्द हम सबका दर्द है, हम सबका दर्द है। पापा का एक उपन्यास 20 बरस ऊपर ही है कि वो वापस 20 बरस के बाद गांव जाते हैं और शायद उनके दिमाग में वही छवि है कि गांव ऐसा ही है, लेकिन गांव किस तरह से बदल गया है वह उपन्यास उसी के ऊपर है। एकलव्य की बात कही, शिक्षा जगत से मैं भी हूँ। ये पूरी जो कविताएं हैं, ये जो पूरी कविताओं की जो गर्माहट है, और इस बीच में विक्रम ने चिट्ठियों की बात कही। चिट्ठियों पे तो पापा की अपार कविताएं हैं और हमारे यहाँ लगभग रोजाना चिट्ठियां आती हैं। अभी भी पोस्टमैन का अस्तित्व हमारे लिए है, लेटर बॉक्स का अस्तित्व हमारे लिए अभी है। चिट्ठियों पर एक छोटी सी कविता मेरे सामने आ गई पापा की, 1982 में इन्होंने लिखी थी। चिट्ठियां, लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियां, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार। लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियां, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। सभी अकेले अकेले अपने मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती हैं। कैसा है यह एक साथ होना, कैसा है यह एक साथ होना,
दूसरे के साथ न हंसना न रोना, क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए हैं? क्या बात। ये छोटी सी जो कविता है, चिट्ठियों के माध्यम से उसी सामाजिकता और उन्हीं पर के छिन्न भिन्न होने पे बात की। मैं वेद मित्र जी के मांगलिक स्वर को, वंशी के मांगलिक स्वर को प्रणाम करती हूँ। मैं अपने प्रिय विद्यार्थी रविशंकर, जिसका श्रम इसके पीछे लगा रहता है, जो ओम जी के निर्देशन में ये चीजें करता है। और ओम जी हमारे इस कार्यक्रम के नाविक हैं, दिशा देने वाले हैं। और पापा और हम जब बात करते हैं तो पापा कहते हैं कि ओम जी कितना पढ़ते हैं, कितना जानते हैं। देश भर, दुनिया भर के तमाम हिंदी सेवी कौन कहाँ पे रचना कर्म में रत है, वो सब उन पर, नया छोटा बड़ा, वो सब जानते हैं। तो उनके उस ज्ञान के माध्यम से हम भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। पिताजी पिछले 1.5 साल से इस एकांतवास को हम इन्हीं ऑनलाइन माध्यमों से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरे इस प्रयास में ओम जी का साथ है और आप सभी कवियों की सार्थक उपस्थिति है। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और अगले रविवार का इंतजार करती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, अभिवादन, शिवरात्रि। और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत अभिवादन। इसके साथ हम लोग विसर्जित हो सकते हैं। सभी लोगों के लिए शुभकामना कवि मित्रों को। रवि जी, इंदु जी, नमस्कार। रवि जी, बहुत अच्छा रहा संयोजन आपका, बहुत बधाई। स्मिता जी को बहुत बहुत आभार। हम लोग विसर्जित हो सकते हैं।